हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेल्स और मैं सुनील सर आपको बेहतरीन टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं और वह है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है। आप जानते हैं कि कोई भी केमिस्ट्री हो, इसमें हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में एक बॉन्ड टूटता है और दूसरा बॉन्ड बनता है, यानी पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि ये कोक है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो CO2 गैस बन गया और क्या बना, और हीट बना। ये आप कॉमन रिएक्शन जानते हैं इसका मतलब कार्बन में बहुत सारे एटम्स हैं। ये एटम्स जो हैं बंधे हुए एक बॉन्ड से। तो जब बंधे हुए जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ओल्ड बॉन्ड है, यानी कार्बन के एटम के बीच ये बॉन्ड है, ये ओल्ड बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन डाल दिए, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड को तोड़ दिया और जैसे ही तोड़ा इस बॉन्ड को टूट गया तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया और हीट बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये पुराने जो ओल्ड बॉन्ड है, पुराने जो बॉन्ड है टूटा और यहाँ पर न्यू बॉन्ड बना। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन गया। तो ये जो है न्यू बॉन्ड बना है, ये न्यू बॉन्ड बना है। केमिस्ट्री में कुछ नहीं, केमिस्ट्री है क्या है, एक बॉन्ड को टूटना और दूसरा बॉन्ड का बनना, यही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो काफी दिक्कत होगी। तो ये समझिए कि जो ओल्ड बॉन्ड है वो टूटा और न्यू बॉन्ड बना। जब बॉन्ड टूटा तो एनर्जी रिलीज किया। इसका मतलब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होते हैं और बॉन्ड बनते हैं तो भी एनर्जी रिलीज होते हैं। कैसे, उसके भी देखेंगे हम आगे। अब समझिए ध्यान से, यानी ओल्ड बॉन्ड का टूटना हुआ और न्यू बॉन्ड का बनना हुआ। इसका मतलब हुआ फिशन ऑफ बॉन्ड, फिशन हुआ। तो फिशन दो टाइप का होता है, एक होता है होमोलाइटिक फिशन, एक होता है होमोलाइटिक फिशन और दूसरा हुआ हेट्रोलाइटिक फिशन। एक हुआ होमोलाइटिक फिशन और दूसरा हुआ हेट्रोलाइटिक फिशन। नाम से स्पष्ट है, होमो मीन सेम, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अटैच है हाइड्रोजन से। ये क्लोरीन है तो क्लोरीन अटैच है क्लोरीन से। ब्रोमीन है तो ब्रोमीन अटैच है ब्रोमीन से। तो ये होमोलाइटिक हुआ। यदि ये टूटेगा बॉन्ड तो होमोलाइटिक फिशन कहलाएगा। लेकिन ये कार्बन अटैच है ऑक्सीजन से तो दो डिफरेंट हो गया। कार्बन अटैच है नाइट्रोजन से तो डिफरेंट हो गया। कार्बन अटैच है फास्फोरस से तो डिफरेंट हो गया। ये देखो अलग है और ये इसके साथ अलग हो गया। ये क्या हुआ, हेट्रोलाइटिक फिशन हुआ। अब कैसे होता होमोलाइटिक फिशन और हेट्रोलाइटिक फिशन, समझिए ध्यान से। देखिए, और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। आप जानते हैं कि यदि बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग हो तो जितना चाहे उतना बिल्डिंग बना सकते हैं। चाहे आप इस बिल्डिंग से कुछ भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह इस चैप्टर को आप यदि पूरा इसका नॉलेज मालूम है तो आप जेईई का भी पेपर दे सकते हैं आसानी से, और आप स्कूल का बोर्ड का भी पेपर दे सकते हैं आसानी से, और आप नीट भी क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से। समझिए ध्यान से। अब हम ये हमने एक लिए कंपाउंड Cl2 है, क्लोरीन है, और इस क्लोरीन को हमने हीट दिया। जैसे हीट दिया तो ये बॉन्ड टूट गया। तो टूटेगा तो इसके पास शेयरिंग से बॉन्ड बना थी, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये लिया। तो क्या बन गया, Cl पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, इसको कहेंगे फ्री रेडिकल। सिंपल, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो फ्री रेडिकल कहेंगे। अब इसे दूसरा कंपाउंड लिए हमने, ये लिए हमने CH3 लिया। इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जब इसको हम हीट देंगे ना तो हीट एक एनर्जी होता है। तो एनर्जी क्या करेगा, इसको तोड़ दिया बॉन्ड को। जब तोड़ दिया तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। तो क्या हुआ समझो,
ये जो है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लेने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ये, इसको कहेंगे फ्री रेडिकल। सिंपल बात है ना, फ्री रेडिकल का समझिए ध्यान से। ये क्लोरीन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको हीट दिए हमने, ये बॉन्ड टूट गया। क्लोरीन होमो है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ये खींचा, अपना इलेक्ट्रॉन खींचा, तो फ्री रेडिकल बन गया। इसी तरह यहाँ CH3 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया और ये भी अपना लिया, तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये बन गया फ्री रेडिकल। तो इसको मतलब होमोलाइटिक फिशन से आपने देखे कि फ्री रेडिकल बनता है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है होमोलाइटिक फिशन से, और उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देगा, हीट देगा एनर्जी, हीट इज एनर्जी। या उसको लाइट देंगे तो लाइट भी एनर्जी है, यूवी लाइट दे देंगे तो भी एनर्जी है। समझिए ध्यान से, अब इसको मैं दे रहा हूं, एक कंपाउंड है, ओके, और यहां भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको हमने दिए हीट दिए, या इसको हमने हीट दिए, तो क्या करेगा, इसको भी तोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो क्या बन जाएगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो क्या बन गया, ये फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। समझिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, देखिए ये कार्बन है और ये 3 अदर कार्बन से अटैच है, ये 3 कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री रेडिकल हो गया। तो इसको हम कहेंगे 3 डिग्री फ्री रेडिकल। क्यों, क्योंकि एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इस कार्बन को कहेंगे 3 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है और इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसको हम कहेंगे 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री रेडिकल हो गया। तो ये हो गया 3 डिग्री, बट ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री। और यहां किसी कार्बन है ही नहीं, केवल हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, तो इसको कहेंगे हम 0 डिग्री फ्री रेडिकल। यानी 3 टाइप का फ्री रेडिकल मिला, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। अब इसी में क्वेश्चन आपके नीट में आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये दे आंसर, कि ये दे आंसर, कि ये दे, कि ये दे, क्योंकि इसका बेस तो मालूम है नहीं। तो इसका बेस मालूम है, उसको मैं बताऊंगा बाद में भी। तो इसका मतलब ये हुआ 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं, और फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? साइंस में हमेशा क्यों का क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। यदि आप क्यों पूछते हैं, इसका मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हैं। यदि आप क्यों नहीं पूछते हैं, इसका मतलब आप स्टूडेंट तो हैं, लेकिन आपके दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप उसका रीजन नहीं जान लेंगे, और नहीं जानने डालेंगे तो आपके ब्रेन में वो स्टोर ही नहीं कर पाएगा। आएगा जैसे वैसे निकल जाएंगे। और लोग कहते भी, स्टूडेंट कहते हैं सर मैं पढ़ा तो था पर भूल गया। तो भूलते क्यों हैं? इसलिए भूलते हैं कि उसको हम सही रूप से समझ नहीं पाते हैं। ध्यान समझिए, ये देखिए है, ये है, ये है, और ये है फ्री रेडिकल। आप जानते हैं कि फ्री, ये कार्बन है, ये कार्बन में फ्री रेडिकल नहीं है, ये 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड से अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। लेकिन 3 बॉन्ड से अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। sp2 का क्या मतलब हुआ, s का एक ऑर्बिटल और p का 2 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके बना है, लेकिन p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक ऑर्बिटल p में बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है, यानी ये ऑर्बिटल अनशेयर्ड है, पर ये ऑर्बिटल शेयर्ड किया है। तो क्या हुआ कि इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, ध्यान समझिए, इसके पास ये 2p ऑर्बिटल है, और 2p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि होना चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तब क्या करेगा, तब क्या करेगा, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, यानी यहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइपर कंजुगेशन कहते हैं इसको, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस इलेक्ट्रॉन में हुआ, यानी इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में चला गया, तो सिग्मा बॉन्ड अब थोड़े रहेगा, सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा ये। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो कितना हो गया देखो ध्यान से। तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन से यहां पर एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड बन गया। ये क्या हो गया यहां पर, देखिए ये फ्री हो गया और यहां पर एक बॉन्ड बन गया CH2 के साथ। तो ये जो है ये H के साथ एक फ्री है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। यानी समझिए ध्यान से, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना दिया तो डबल बॉन्ड हो गया, और ये H फ्री रेडिकल बन गया। तो इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे इसको हम, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कहेंगे इसको हम। इसका मतलब ये बॉन्ड टूटा, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां से एनर्जी निकलेगा, E1 निकला, मान लिया जाए कि एनर्जी E1 निकला। अब समझिए दूसरा, मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। अब देखिए ध्यान से, देखो सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से समझिए। ये देखिए, ये समझिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से पास इसके इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। क्या बनेगा देखो, यहां तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसका एक हाइड्रोजन फ्री हो गया, और यहां डबल बॉन्ड बन गया, तो एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ये बना। देखिए ये बन गया आपका एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो जब यहां से जा सकता है तो यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। तो दूसरा हाइपर कंजुगेटिव यदि यहां से चला गया, ये भी हाइपर कंजुगेटिव, यहां से गया थे, तो टोटल हाइपर कंजुगेटिव कितना हुआ, यहां से एक बॉन्ड टूटा फिर बना, फिर यहां से बॉन्ड टूटा ये भी बना, फिर यहां से टूटा है, तो तीन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। देखिए देखिए, ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, और फिर देखिए तीसरा भी हो जाएगा। देखिए ये देखिए, ये हो गया तीसरा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना हुआ, तीन। इसका मतलब ये तीन बार बॉन्ड टूटा, तो टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी, टोटल एनर्जी निकलेगा, यहां से टूटा तो E1, यहां से टूटेगा तो E2, यहां से टूटेगा तो E3, तो टोटल एनर्जी निकला, टोटल एनर्जी E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी एनर्जी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ा, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा टूट रहे हैं। अब दूसरा समझिए, आपने देखे 1 डिग्री फ्री रेडिकल के बारे में हमने अभी बताया, अब हम चलते हैं 3 डिग्री के बारे में। देखिए देखिए क्या है, देखिए समझिए, ये देखिए, ये है फ्री रेडिकल है, ये देखिए, यह इसको अल्फा कार्बन भी कहते हैं, यहाँ अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कितना ये है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, इसका भी ट्रांसफर हो सकता है, और इसका भी ट्रांसफर हो सकता है। तो कितने बार ट्रांसफर हुआ यहाँ पर, 3 बार, तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। और इसका भी ट्रांसफर हो सकता है, 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 और इसका भी ट्रांसफर होता है। तो कितने बार टूटा बॉन्ड, एक बार बॉन्ड टूटा,
2 बार बॉन्ड टूटा, 3 बार बॉन्ड टूटा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 टाइम्स बॉन्ड टूटा, यानी 9 टाइम्स एनर्जी निकलेगा। तो टोटल एनर्जी कितना निकलेगा? मान लिया जाए इसको E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 और E9, यानी आपके पास 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना, और 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना तो 9 टाइम्स एनर्जी निकला। इसका मतलब आपने देखा कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन की संख्या 9 हो गया, तो एनर्जी भी ज्यादा निकला। तो ये नेचुरल लॉ है कि एनर्जी जितना ज्यादा एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगा, एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगा, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, या जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा उतने ही ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी भी होगी, और उतना ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी भी होगी। बच्चे कहेंगे रिएक्टिविटी तो स्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि 100% कोई स्टेबल होता ही नहीं है, इसीलिए वो हमेशा रिएक्ट ही करता है। यानी जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उसका ही ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चे का एम्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ और किसी को उससे लोअर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो क्या होगा? इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा से पढ़ा होगा, ज्यादा एनर्जी लगाया होगा, ज्यादा माइंड गेम खेला होगा, तभी तो उसको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ा, और ज्यादा एनर्जी लगाया तो ज्यादा रिजल्ट मिला, और अच्छा रिजल्ट मिला। इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गया मार्केट में, यानी उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि वो अच्छी तरह से अच्छे कॉलेज से पास किया। यानी अपने बॉडी से वो जितना ज्यादा एनर्जी निकाला उतना ही ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी हुई। तो क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर ले सकते हैं हम? रिएक्टिविटी का ऑर्डर लेना बड़ा आसान है। सबसे ज्यादा 3 डिग्री, सबसे ज्यादा 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होंगे, उसके बाद 2 डिग्री फ्री रेडिकल, उसके बाद 1 डिग्री फ्री रेडिकल, इसके बाद 0 डिग्री फ्री रेडिकल। ये हुआ आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो आपने फ्री रेडिकल के बारे में देखा। अब क्वेश्चन तुम्हारा स्कूल के बोर्ड में आएंगे, आपको मतलब जो भी कंपटीशन उसमें आ सकते हैं। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल। अब समझिए ध्यान से, अब इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। देखिए फ्री रेडिकल का एप्लीकेशन समझिए, बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चन ये। सपोज ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर है एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, यहाँ Br डाल दिया हमने और यहाँ Cl डाल दिया, और इसका रिएक्शन किया हमने 2 मोल सोडियम से और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन किया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप सोचिए क्या प्रोडक्ट। मान लिया हमने आपको चॉइस दिया, ए नंबर में चॉइस दिया हमने की, एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। बी नंबर में दिए ये प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। सी नंबर में हमने दिए ये प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, और डी नंबर में हमने दिए कि हमारा एक प्रोडक्ट ये बन गया। अब ये क्वेश्चन नीट में पूछ भी सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। तो बच्चे क्या सोचेंगे? कई बच्चे सोचेंगे कि ये बन सकता है, कई बच्चे सोचेंगे कि ये बन सकता है, कई बच्चे सोचेंगे ये हो सकता है। तो आखिर उसका लॉजिक कहाँ गया? उसको समझ में क्यों नहीं आया? तो कई आंसर होंगे, लेकिन सबसे जो बेस्ट आंसर है ये है, यही इसका आंसर होगा। क्यों इसका आंसर डी हुआ? अब ये सोचने की बात है। ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन एल्काइल हाइलाइड है, और यहाँ 2 मोल सोडियम डाल दिया हमने, और ये है ड्राई ईथर बेंजीन साइक्लो का कंपाउंड है, लेकिन एल्केन ग्रुप का ही कंपाउंड है ये। तो क्या बनेगा ये? आप ये रिएक्शन का नाम है ओज रिएक्शन। ये कैसे बनता है समझिए ध्यान से, इसको मैं
पूरा डिटेल समझाता हूँ आपको, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको दिक्कत ना हो। ध्यान समझिए, ये हमने 2 मोल सोडियम है ना, और ये ड्राई ईथर है। तो आप जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 281 आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन ये स्टेबल होना चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है, इसीलिए सोडियम ये जोखिम उठाएगा नहीं। सोडियम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो सोडियम ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो बन गया Na+1 और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। 2 सोडियम आपके पास है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये भी बनाएगा, यानी सोडियम बदल गया, सोडियम आयंस में बदल गया, सोडियम आयंस में, और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और क्लोरीन भी खींच लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन किसने खींचा तो इसलिए हो गया पॉजिटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन जाता उस पर नेगेटिव चार्ज, तो ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ चला गया तो NaCl बन गया, ये इसके साथ चला गया तो NaBr बन गया, यानी आपको ब्रोमीन सोडियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अभी आपके पास क्या बचा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम दिया था वो इलेक्ट्रॉन आपके पास फ्री बचा हुआ है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग यूज करेंगे। समझ गया बेटा, ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या किया हमने, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम प्लस, फिर दूसरा दिया तो सोडियम प्लस, और फिर ये Br- के साथ रिएक्शन किया तो NaBr, और फिर Cl के साथ रिएक्शन किया तो NaCl। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए ध्यान से, तो क्या हुआ, ये जो है ये प्लस चार्ज एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन गया, और फिर दूसरा भी प्लस चार्ज एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये बन जाता है फ्री रेडिकल बन जाता है, ये फ्री रेडिकल बन जाता है। कैसे बनता है फ्री रेडिकल, मैं अगली क्लास में, कोई दूसरी क्लास होगी उसकी वीडियो बनाऊंगा तो फिर आप उसमें समझेंगे। और ये एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर गया तो ये कंपाउंड बन गया, देखिए ये कंपाउंड बन गया। क्या किया मैंने, समझिए ध्यान से, पहले ये हमने क्या किया, ये बन गया फ्री रेडिकल, और ये आपस में कंबाइन कर गया। जैसे ये कंबाइन किया एक इलेक्ट्रॉन तो बन गया ये कंपाउंड। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो ये कार्बन है, ये 2 रिंग बन गया, एक रिंग और एक रिंग, और इस कार्बन से दोनों रिंग अटैच है, तो इस कार्बन को कहेंगे ब्रिज हेड कार्बन कहेंगे, लेकिन इस कार्बन को कहेंगे, ये जो दोनों कार्बन ब्रिज से अटैच है इसको हम ब्रिज कार्बन कहा जाता है। तो नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो 2 रिंग है तो बाईसाइक्लो लगाते हैं, बाईसाइक्लो। और ये जो ब्रिज कार्बन में ये 2 है, ब्रिज कार्बन जो है इसकी संख्या 2 है तो 2 लिखते हैं, इसकी भी संख्या 2 है तो 2 लिख दिए। इसमें कोई कार्बन है ही नहीं, इसमें इसके साथ एक भी कार्बन, इसको 0 लिख देते हैं। अब क्या हुआ, 220 बाईसाइक्लो 220, और टोटल कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन लिखेंगे। ये देखो कितना अच्छा सिंपल नोमेनक्लेचर इसका हो गया, बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन हो गया ये, और ये बन गया कंपाउंड। और ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछ सकते हैं, जे में पूछ सकते हैं, बोर्ड में पूछ सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं। इसका मतलब आपको इसको समझ में आना चाहिए, और इस सब तरह से आप पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री बहुत ही इंजॉय हो जाएगा। तो आप हमेशा केमिस्ट्री टेस्ट देखते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, और जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचिए और सक्सेसफुल लाइफ को लीड कीजिए। तो आप देखते रहिए हमेशा केमिस्ट्री टेस्ट।